नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में। ये सीतलवाड़ कौन है और इनके लिए रात में न केवल न्यायालय खुला बल्कि इनके लिए 2 पीठ का गठन भी हुआ। तो इससे संबंधित मुद्दों को समझते हैं। इसे आप जो राज व्यवस्था और संविधान है उसे जोड़ करके देखेंगे। दरअसल संविधान का जो वो भाग है अर्थात भाग 3 और उसमें जो उल्लिखित मौलिक अधिकार हैं जो एक व्यक्ति को मिले हुए हैं, राज्य पर यह नकारात्मक है। इससे संबंधित मसलों को भी आपको इसमें समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये तीस्ता सीतलवाड़ हैं। इनका मामला आया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट चूँकि अभी छुट्टियां चल रही थी, जून में कोर्ट बंद थे, उसके बावजूद शनिवार को रात में कोर्ट खुला। चूँकि वहां से डिसीजन गुजरात हाई कोर्ट का आया और जैसे ही गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए, वैसे ही उसके खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने एक पीठ का गठन किया, अर्थात 2 जजों की पीठ का गठन किया और उन जजों में सहमति नहीं बन पाई। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एक नए पीठ का गठन किया जिसमें 3 जज शामिल थे। 3 जजों की बेंच ने ये कहा कि अभी इन्हें अंतरिम जमानत दी जाती है, अर्थात कुछ दिनों के लिए, हफ्ते दिन के लिए इन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। तो यहाँ पर मामला ये आता है कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर इस तरह के कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, अर्थात छुट्टियों के दिन भी, न केवल छुट्टियों के दिन, रात में भी सुनवाई हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं। एक और मामला आया था जिसमें एक न्यायाधीश के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगा था और उस आरोप को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रात्रि में भी अपनी बैठकें की, अर्थात बेंच बैठा और उस मामले में डिसीजन दिया। तो इससे संबंधित मामले क्या क्या हैं यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, द हिंदू का ये पेज है। पब्लिक इम्पैक्ट, अर्थात जो जनता पर कोई प्रभाव डालता हो, उससे संबंधित अगर कोई मामला हो तो उसके लिए इस तरह से सैटरडे में भी या संडे में भी कोर्ट को खोला जा सकता है। पब्लिक इम्पैक्ट, सेंसिटिविटी एंड राइट्स वायलेशन फैक्टर्स दैट कैन ओपन सुप्रीम कोर्ट पोर्टल ऑन सैटरडे। ठीक है, यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर चलते हैं कि चर्चा में ये क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट रात के 9 बजे 2 पीठ का गठन किया और उस मामले में सुनवाई हुई। विषय क्या था? तो विषय ये था गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देना। ये अंतरिम संरक्षण जो मैंने आपको बताया, ये तीस्ता सीतलवाड़ है, इन्हीं को जमानत देने से संबंधित है। जमानत देने का मतलब इन्होंने जो याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, या आप लाइव लॉ का देखेंगे, इससे संबंधित बातें आप लोगों को दिख रही हैं। अब ये तो बातें समझ में आ गई। किन मामलों की सुनवाई रात में हो सकती है, अब इसको ध्यान रखना है। तो इसका निर्णय कौन करता है कि अगर कोई मामला आ रहा है तो उस मामले की सुनवाई रात में भी हो सकती है, कोर्ट खुल सकता है। दरअसल इसका निर्णय सीजेआई के विवेक पर निर्भर करता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है कि वो चाहें, अगर उनको लगता है कि यह मामला जनहित से जुड़ा है या सेंसिटिविटी से जुड़ा हुआ है, वायलेशन हो सकता है या बहुत ज़्यादा जो व्यवस्था बनाए रखनी है उसको नुकसान पहुंच सकता है, तो वो सुनवाई कर सकते हैं, उनके विवेक पर निर्भर है। इसके साथ साथ सप्ताहांत अर्थात सप्ताह के अंत के दौरान अगर इस तरह के मामलों को सूचीबद्ध करना हो तो सूचीबद्ध भी किया जा सकता है। ये सब जो निर्णय लेना है ये सीजीआई पर निर्भर करता है। साथ ही साथ जो सीजीआई हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित विषय पर भी इस तरह के निर्णय ले सकते हैं। विषय कौन कौन से हो सकते हैं? तो जो वही बातें बताई गई हैं, सार्वजनिक प्रभाव उसका व्यापक हो, साथ ही साथ उससे सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना दुरूह हो सकता है या उस पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर राजनीतिक संवेदनशील कोई मामला है या राजनीति से संबंधित कोई संवेदनशील मामला वहां पर सुप्रीम कोर्ट को दिखता है कि यहां पर सुनवाई होनी चाहिए, उस मुद्दे पर भी बैठक हो सकती है, अर्थात पीठ सुनवाई कर सकती है। मौलिक अधिकारों का अगर प्रश्न हो, किसी व्यक्ति, समुदाय या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इससे मौलिक अधिकारों के हनन के संदर्भ में नकारात्मक संदेश जाएगा सोसाइटी में और इस विषय पर सुनवाई करना आवश्यक है, तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ऐसा कर सकते हैं। उनके पास अधिकार है, अर्थात विवेक का अधिकार है।
ठीक है, यहां तक तो बातें समझ में आ गई। अब कब कब हुआ है विशेष पीठ का गठन, अर्थात ये जो मामले हैं, इस तरह के मामले जो अभी हमने देखा, तो यहां पर विशेष पीठ का गठन हुआ है अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन से संबंधित कोई मामला है। जैसे गुजरात के हाईकोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जैसे ही इनकी गिरफ्तारी का आदेश आया, सैटरडे को ही आया, और सैटरडे को ही यह सुप्रीम कोर्ट में आकर के याचिका दाखिल की। जैसे ही याचिका दाखिल की गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पीठ का गठन किया और निर्णय आ गया। तो ये चर्चा में विषय है। यहां पर देखें, उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही गई है, क्योंकि उनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है, उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इमारतों को ध्वस्त करने से संबंधित एक कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था, उस निर्णय के संदर्भ में भी ये मामला देखने को मिला था कि रात में और इस तरह के, मतलब आप कह सकते हैं अफरा तफरी में जो पीठ थी वो बैठी थी और उस विषय पर सुनवाई की थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो प्रदूषण का मामला है, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा था, उन बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, और उस विषय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यह सार्वजनिक विषय है, इससे जनता को नुकसान हो सकता है, तो राजधानी में प्रदूषण को रोकने के लिए सुनवाई किया गया और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर निर्णय दिया था। न्यायाधीश पर भी यौन उत्पीड़न से संबंधित जो आरोप लगे थे, उन आरोपों की सुनवाई के लिए और उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इत्यादि इत्यादि बातों को ध्यान में रखते हुए भी इस तरह के निर्णय दिए गए थे और सुप्रीम कोर्ट बैठा था, एक बेंच बैठी थी, सुनवाई की थी। राज्य की राजनीति से संबंधित कोई विषय है, विभिन्न विषय हो सकते हैं, अलग अलग विषय हो सकता है, उस पर भी सुनवाई के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी बताया, तो ये आप देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अब मामला क्या है, पूरा मामला समझ लेते हैं। मामला गुजरात दंगों से संबंधित है। गुजरात दंगा आप लोगों को पता है कि 2002 में गुजरात दंगा हुआ था और उसमें लगभग 1000 के करीब लोग मारे गए थे। उस दंगों में एक कांग्रेस के नेता भी थे। सॉरी टू से, बट जो बातें हैं उनको बताना होगा। राजनीतिक दल हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, और आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है कि आंसर लिखते समय किसी राजनीतिक दल, किसी नेता का नाम वहाँ पर नहीं लेना है। लेकिन ये विषय की मांग है, इसलिए यहाँ पर बताना आवश्यक है। हमारा राजनीतिक मसलों से कोई संबंध नहीं है। तो एक नेता थे जिनकी मौत हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर सोसाइटी में वो भी थे और उस सोसाइटी में कुछ लोगों ने उसे घेर करके वहाँ पर आगजनी की घटना की थी, तो वहाँ पर मौत हो गई थी। मौत होने के बाद उस मामले में पीएम सहित 59 लोगों को नामित किया गया था। पीएम आज जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनकी बात की जा रही है, क्योंकि वो उस समय वहाँ के सीएम हुआ करते थे। तो 59 लोगों को नामित किया गया था और उस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने अपने जांच के दौरान ये पाया कि इन पर मुकदमा चलाने का ठोस आधार मौजूद नहीं है। तो ठोस आधार नहीं होने की वजह से इन्हें क्लीन चिट दे दिया गया। जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनसे सही, उनको लेकर के 59 लोगों को क्लीन चिट दे दिया गया। लेकिन इसी मामलों को लेकर के जो महिला थी, अर्थात जाकिया जाफरी, इनके हस्बैंड की इसमें मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने एक याचिका दाखिल किया। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया। याचिका को खारिज करने के बाद ये मामला आगे बढ़ता है और ये मामला आज तक आप लोगों के सामने है, ये मामला चल ही रहा है। ये जो तिस्ता सीतलवाड़ हैं, जिनके बारे में आप लोगों ने फ्रंट पेज में जिनका फोटो देखा था, जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, तिस्ता सीतलवाड़ दरअसल एक एनजीओ चलाती हैं। उस एनजीओ का जो कार्य है वो अलग अलग, एनजीओ का नाम अगर समझें तो सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस उस एनजीओ का नाम है। ये एनजीओ अलग अलग क्षेत्र में मानवाधिकार की रक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। ये एनजीओ इनका है तिस्ता सीतलवाड़ का। तिस्ता सीतलवाड़ कानूनी लड़ाई लड़ने में जिन लोगों की मौत हो गई थी उनके पक्ष में लगातार कार्य करती रही हैं, और ये जो जाकिया जाफरी हैं इनका इन्होंने सहयोग किया। ये जो मामला था ये यहीं पर खत्म नहीं होता है। वर्ष 2005 का मामला है। इसी मामले से संबंधित दरअसल कुछ लोगों को दफना दिया गया था। दफनाने के बाद
जो तिस्ता सीतलवाड़ हैं और कुछ और लोगों ने मिलकर के वहां पर जो कब्रें थी जिन्हें दफना दिया गया था, उन लोगों की कब्रें खोनी बिना पुलिस की अनुमति के। ये मामला है एक क्षेत्र विशेष का, जिसे लूनावाड़ा भी कहते हैं। ठीक है, गुजरात में एक क्षेत्र है लूनावाड़ा, सामूहिक खोदने का मामला। यह 27 दिसंबर 2005 का मामला है। उस समय उन लोगों ने कब्र को खोदा और ये उन पर आरोप लगता है कि उन लोगों ने ज़बरदस्ती सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की, सबूत बनाने की कोशिश की, जिससे इन लोगों की गिरफ्तारी हो सके। उसको लेकर के इन्हें दोषी ठहराया गया कि बिना पुलिस की इजाज़त के आप लोगों ने एक तो छेड़छाड़ की है, सबूत से छेड़छाड़ किया, और आप लोगों ने काल्पनिक तरीके से वहाँ साक्ष्य बनाया और साक्ष्य बना करके उन पर आरोप लगाया जिससे कि उनकी गिरफ्तारी हो सके। अब ये मामला अभी तक इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, अर्थात तिस्ता सीतलवाड़ का। उन्हीं मामलों को ध्यान में रखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। अब विशेष जांच दल की बात करें तो 8 फरवरी 2012 की बात की जा रही है। सीएम नरेंद्र मोदी जो उस समय हुआ करते थे, मुकदमा चलाने का योग्य कोई साक्ष्य नहीं मिला। जैसा कि मैंने पहले बताया, सीएम सहित 59 लोगों को क्लीन चिट दिया गया था। जो जाकिया जाफरी थी, 9 दिसंबर 2021 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। जून 2022 में तिस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी से संबंधित मामला आया। उन पर आरोप ये लगा कि इन्होंने निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सबूत इकट्ठा किए हैं और सबूत बनाए हैं, न केवल इकट्ठा किए हैं बल्कि सबूत बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं। अब बात ये आती है कि तिस्ता सीतलवाड़ हैं कौन, इससे संबंधित कुछ और बातों को देख लेते हैं। तो जो तिस्ता सीतलवाड़ हैं, दरअसल इनका जन्म 1962 में हुआ था और 1962 में मुंबई के एक वरिष्ठ वकील परिवार में इनका जन्म हुआ था। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एमसी सीतलवाड़ थे, हमारे भारत के आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे एमसी सीतलवाड़, उनकी ये पोती हैं। और ये एक एनजीओ चलाती हैं जिसका नाम सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, उसी एनजीओ के थ्रू ये काम करती हैं। और इनके बारे में, इनसे संबंधित लगभग सभी बातों को मैंने बताया। अभी तक ये 68 मुकदमे लड़ चुकी हैं, 170 से अधिक लोगों को ये सजा दिलवा चुकी हैं। और इसी मामले में, जो मामले अभी आपके सामने हैं, इन्हीं मामलों में लगातार बातें होती रही हैं, चर्चा इनकी होती रही है। तो इससे संबंधित बातों को समझने के साथ अब बात आती है मौलिक अधिकारों से संबंधित मसला। तो मौलिक अधिकार हमारे देश में, चूंकि इनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया, तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। तो हम फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट, इसका विकास कहाँ से होता है? जब हम विकास की बात करते हैं तो भारत में आप देखेंगे, भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष था, स्वतंत्रता संघर्ष, इस स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ये देखा गया कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और भारत के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों के मानवाधिकार का लगातार उल्लंघन औपनिवेशिक सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक समिति का गठन किया। स्वतंत्रता संघर्ष, यहाँ पर जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार का हनन हुआ और इस मौलिक अधिकारों के हनन को ध्यान में रखते हुए एक समिति गठित की गई जिसे मोतीलाल नेहरू समिति कहा जाता है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू समिति गठित किया गया था। इस समिति ने, ये बात है 1928 की, 1928 में ये जो समिति गठित की गई थी, इसको कहा जाता है, इन्होंने एक घोषणा पत्र पेश किया था जिसे कहा जाता है अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकारों का घोषणा पत्र। ठीक है, और संविधान जब हमारा बना, अर्थात जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत का संविधान बना, तो जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने संविधान के भाग 3 में
अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकारों को शामिल किया। और ये मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के लिए मौलिक क्यों है? अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार, और इसे मूल अधिकार भी कई बार कहा जाता है, तो यह मौलिक अधिकार, मूल अधिकार भी आप कह सकते हैं। यह मौलिक इसलिए है क्योंकि इसके बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। मौलिक इसलिए, यहाँ पर मौलिक इसलिए है क्योंकि इसके बिना सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। जैसे कि आप भौतिक की बात करेंगे, न तो भौतिक विकास हो सकता है, न तो नैतिक विकास हो सकता है, न ही बौद्धिक विकास हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये समझा कि ये जो हमारे अधिकार हैं ये मौलिक इसलिए हैं क्योंकि इसके बिना ये नहीं हो सकता। साथ ही यहीं पर आप बात करेंगे आध्यात्मिक विकास भी इसके बिना संभव नहीं है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसे राज्य पर नकारात्मक माना जाता है क्योंकि राज्य इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर उल्लंघन करता भी है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट उसे देखेगी संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत, और जिस हिस्से की बात होगी कि ये हिस्सा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, उस हिस्से को नल एंड वाइड घोषित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के लिए, मौलिक अधिकार आप ऐसे कह सकते हैं कि पूर्ण नहीं है, अर्थात आवश्यकता के अनुसार उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथ ही आप मौलिक अधिकारों को लेकर के यह भी कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार पूर्ण भले ही नहीं है लेकिन वाद्य योग्य जरूर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा कि ये जो इस पर प्रतिबंध लगाया गया है वो प्रतिबंध सही है या नहीं है। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उन महत्वपूर्ण बातों को हम लोगों ने समझा। तो चलिए आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगले क्लास में मुलाकात होगी। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। आपके कमेंट हमारे लिए टॉनिक का काम करता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।